हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लिंग टियान की ढांसू एंट्री के बाद चूतोंग का मैरिज तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। पर जब एल्डर इस बात के लिए लिंग टियान को चारों तरफ से घेर कर जान से मारने वाले थे, वहीं चूतोंग जो कि अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो फाइनली अपनी पूरी विल पावर का यूज करते हुए उस पिल के इफेक्ट से बाहर आ जाती है और सीधा जाकर हमारे हीरो से लिपट जाती है। वहीं लिंग टियान यहाँ हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करके रखता है। वो अपने स्वॉर्ड गॉड के टाइटल का यूज करते हुए अपने पीक में मौजूद टॉप 5 कोर डिसाइपल्स को और टॉप 5 एल्डर्स को इनवाइट कर चुका था अपनी हेल्प करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उनके रहते इन लोगों की बोलती बंद हो जाती है। वहीं लिंग टियान ने तो गुस्से में उन सभी से पूछ लिया था कि मैं तो सीनियर सिस्टर चूतोंग को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आकर मुझसे भिड़ सकता है, पर कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जब लिंग टियान देखता है कि कोई कुछ नहीं कह रहा तो वो कहता है कि इसका मतलब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो मैं सीनियर सिस्टर को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। पर तभी लू किंग उनकी तरफ उंगली करते हुए कह रहा था कि लिंग टियान, अगर तुम आज चूतोंग को यहाँ से ले गए और मुझसे उसकी शादी नहीं हुई तो भूलना मत, चू फैमिली की रेपुटेशन तुम्हारी वजह से मिट्टी में मिल जाएगी और तुम्हारी ये प्यारी सीनियर सिस्टर चूतोंग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। अब इस पर लिंग टियान के जवाब देने से पहले ही चूतोंग उसे रोककर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। चूतोंग को अपनी तरफ आता देखकर इस बंदे को लगता है कि फाइनली इसे रियलाइज हो गया, इसलिए वो टशन दिखाते हुए कहता है कि मैं जानता था तुम अपनी चू फैमिली की बदनामी नहीं चाहोगी, अब बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम मेरी साइड रहो और अपनी चू फैमिली को ग्रो करने दो। वहीं दूसरी तरफ चूतोंग जो कि गर्दन झुकाकर आगे बढ़ रही थी, उसका तो खून खौल रहा था और वो जैसे ही लू किंग के पास पहुंचती है, उसकी बकवास बातों को इग्नोर करते हुए उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। अपने होने वाली बीवी के हाथों से ये प्यारा प्यारा थप्पड़ खाकर उसके तो होश ही उड़ चुके थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि चूतोंग ऐसा करेगी। अब वो अपने हलक से एक भी आवाज निकाल पाता उससे पहले ही चूतोंग उसे रोकते हुए कहती है कि मैं चूतोंग, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे लोगों की बदनामी की कोई परवाह है? लेकिन यहाँ पर आप चू फैमिली की बदनामी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं, और ऐसे तरीके से नहीं, ऑफिशियल तरीके से क्लियर करना चाहती हूँ। लू किंग, मैं तुम्हें अपने पति के तौर पर नहीं मानती और आज के बाद से तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं। ये बोलकर वो अपने बालों में लगे हुए हेयर पिन्स को नीचे फेंक देती है और अपने डैगर को बाहर निकालकर अपने जुल्फों को काटते हुए कह रही थी कि मैं चूतोंग चू फैमिली के साथ भी अपने सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। चाइनीज कल्चर में अगर कोई लड़की अपने बाल काट देती है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ रही है, और इसके बाद तो वो ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है कि अब मेरा रिश्ता सिर्फ स्वॉर्ड गॉड सेट के साथ है, जहाँ की मैं एक कोर डिसाइपल हूँ। उसने सभी को हैरान कर दिया था। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की ये काम कर जाएगी, खास करके लू किंग को, क्योंकि वो तो उसे उसकी फैमिली के नाम पर ही ब्लैकमेल कर रहा था ना। चूतोंग के वहाँ से चले जाने के बाद लोग उसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये लड़की तो सच में कमाल की है, बहुत गट्स है इसके अंदर। सिर्फ लू किंग से रिश्ता तोड़ने के लिए उसने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया। वैसे एंशिएंट टाइम में तो सिर्फ मर्द औरतों को छोड़ते थे, अब तो पहली बार औरत भी मर्द को छोड़ के गई है और लू किंग वो पहला मर्द बना है जिसके साथ ये अद्भुत घटना हुई है। इतिहास में उसका नाम लिखा जा चुका है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो लू किंग का खून खौल रहा था। अब वो अपनी बदनामी इस तरीके से होते देखकर थोड़ी ना बर्दाश्त कर सकता था, तो इस वजह से अपना वेपन बाहर निकालकर वो तो लिंग टियान को चैलेंज कर देता है कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी है। चूतोंग ने लिंग टियान से कहा था कि इसको रिजेक्ट कर दो और इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पर लिंग टियान का कहना था कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता और ये बेस्ट मौका है। इसीलिए लिंग टियान सभी के सामने आकर लू किंग के दिए हुए चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस बात से चूतोंग बहुत ज्यादा हैरान थी। इधर जैसे ही वो दोनों लड़के एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए अरीना में आमने सामने आते हैं, तो फाइट स्टार्ट होने से पहले ही लिंग टियान जब अपने केओस स्वॉर्ड को समन करता है, तो उसकी केओस स्वॉर्ड को देखने के बाद लू किंग के मास्टर कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास केओस स्वॉर्ड है, तुम इसके साथ लू किंग के साथ फाइट करोगे? लिंग टियान कहता है कि हाँ, अगर ये केओस स्वॉर्ड है तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? वहाँ मौजूद सभी लोग कानाफूसी करते हुए कह रहे थे कि इस लड़के के पास केओस स्वॉर्ड है, केओस स्वॉर्ड एक गॉड लेवल वेपन है, आखिर वो इसके पास क्या कर रही है? अगर वो इसे फाइट में इस्तेमाल करेगा तो लू किंग के हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सबसे पावरफुल वेपन केओस स्वॉर्ड है। वहीं लू किंग के एल्डर कहते हैं कि अगर तुमने इस स्वॉर्ड का यूज करके लू किंग को हराया तो फिर तुम्हारे लिए एक अनफेयर विक्ट्री होगी। वैसे यहाँ लिंग टियान और लू किंग के बीच में लाइफ और डेथ मैच होने वाला है, यानी कि दोनों में से जब तक कोई एक मर नहीं जाता तब तक ये खेल
खेल चलता रहेगा। और केओस स्वॉर्ड का लिंक्डियन के पास होना इसका मतलब ये है कि लो किंग का मरना 100% तय है। तो जब लो किंग के एल्डर लिंक्डियन को इस फाइट में वो वेपन यूज करने से मना करते हैं तो बाकी के एल्डर्स नाराज हो जाते हैं, ये कहते हुए कि ये लाइफ और डेथ मैच है, तुम क्या चाहते हो कि सामने वाला ओपोनेंट मर जाए अपने सबसे पावरफुल चीज को यूज किए बिना। दोनों ने खुद को चैलेंज किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी भी एल्डर को इंटरफेयर करना चाहिए। पर लो किंग के एल्डर मानने को तैयार नहीं थे और हमारा लिंक्डियन भी बहस किए बिना कह देता है कि ठीक है, मैं इस वेपन को यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर ये मरे तो कोई ये ना कह सके कि ये इसलिए मर गया क्योंकि मेरे पास बेस्ट वेपन था। और फिर वो वहाँ मौजूद अपने साथियों में से किसी एक से वेपन मांगने लगता है क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि वो नॉर्मल वेपन से भी लो किंग की जान आराम से ले सकता है। तभी यिंग शुए आगे आते हुए लिंक्डियन को उसे अपना वेपन सौंप देती है। इसके बाद तो लिंक्डियन उसे तंज मारते हुए कह रहा था कि अब तुम फाइट शुरू करोगे या फिर तुम्हें कपड़े भी चेंज करने हैं, ये हैवी होगी ना, पेट स्लो ना पड़ जाए। पर वो लिंक्डियन की बातों को सुनने के बाद तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने स्पेयर से उस पर एक हमला कर देता है जो कि उसके बहुत पास से गुजरा था। लिंक्डियन ने उसे डॉज कर लिया था, पर इस अटैक के जमीन से हिट होने के बाद वहाँ पर काफी तेज एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसके बाद वो फिर से अपने वेपन को संभालते हुए हमारे हीरो पर हमले पे हमला करने लग जाता है। यहाँ उन दोनों के ही मूव्स बहुत ज्यादा फास्ट थे। लो किंग तो अपना पूरा जोर लगा रहा था, साथ ही वो लिंक्डियन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मिंग हाइरियान पर पहुँचने के बाद तुम कोई तोप बन चुके हो। मेरी जान, ये दुनिया बहुत बड़ी है और लोग तुम्हारी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कहते हुए वो उसे चेज करने लगता है और उस पर हमले पे हमला थ्रो किए जा रहा था। वहीं उसे फाइट करता देखकर उसके एल्डर कहते हैं कि लिंक्डियन, बिना केओस स्वॉर्ड के तुम कुछ भी नहीं, तुम्हारी कल्टीवेशन लो किंग से बहुत कम है, तुम उसके सामने एक इनविजिबल पर्सन हो जिसे वो कब हरा दे। यहाँ लो किंग के एल्डर को लग रहा था कि उसकी जीत पक्की है। वो कहता है कि वो अनस्टॉपेबल है, तुम्हारे आगे तुम उसके ओपोनेंट नहीं हो। यहाँ दूसरी तरफ लगातार लिंक्डियन पर हमला करने के बाद एक भी हिट न देने पाने की वजह से लो किंग काफी बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। अब फ्रस्ट्रेटेड होकर वो अपने वॉर ऑफ गॉड की फॉर्म में आ जाता है। उसकी बॉडी से काफी तेज ऑरा रिलीज होना शुरू हो चुका था। इस फॉर्म में आने की वजह से उसकी बॉडी पर काफी तेज चमकने वाले पैटर्न उभर कर आ जाते हैं और उसकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लग जाती है। आसपास मौजूद डिसाइपल्स की खुसर फुसर से हमें पता लगता है लो किंग का गॉड ऑफ वॉर वाला ये जो रूप है ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। न केवल ये उसकी पावर को एनहेंस कर देता है बल्कि उसकी स्पीड को भी दोगुना बढ़ा देता है। साथ ही ऐसे वक्त में उसके पास जो भी वेपन होता है उसकी पावर भी इनहेंस हो जाती है। अपने फाइट गॉड के रूप में आने के बाद उसका तो ऑरा डिफरेंट हो गया था और उसकी कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी हो जाती है। वो तो तेजी से आगे बढ़ते हुए हमारे लिंक्डियन पर हमला कर देता है। लिंक्डियन के इस अटैक को डॉज करने के बाद भी उस अटैक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा जबरदस्त था, पहले वाले से 4 गुना ज्यादा जबरदस्त। और फिर लो किंग को 2 मिनट भी नहीं लगते अपनी पोजीशन चेंज करने में और वो लिंक्डियन के ऊपर दूसरा अटैक थ्रो कर देता है। उसके इस चौंकाने वाले अटैक की वजह से लिंक्डियन थोड़ा सा पीछे पुश हो गया था। वहीं ये देखने के बाद दूसरे सेट के डिसाइपल्स आपस में बात करने लगते हैं कि मैं अगर कहूँ कि इस बंदे की पावर अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुकी है और लिंक्डियन के लिए इसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि अब लिंक्डियन के लिए हारना तय है। ये मैच अब 0-1 का हो गया है। उनमें से किसी को भी नहीं लग रहा था कि कल्टीवेशन के बेस पे हमारा लिंक्डियन उसे हरा पाएगा। पर वहीं दूसरी तरफ हम लो किंग को देखते हैं जिसने फिर से अपने ऑरा को इंक्रीज करना शुरू कर दिया था और एक और पावरफुल अटैक प्रिपेयर करने लग गया था। वो टॉर्नेडो की तरह आगे बढ़ते हुए हमारे लिंक्डियन पर हिट करता उससे पहले ही हमारा लिंक्डियन अपनी एंशिएंट बॉर्न बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसका भी फिजिकल अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो चुका था और अब वो इस पावर का यूज करके एक जबरदस्त स्लैश थ्रो कर देता है जिससे कि वो वाटर साइक्लोन जो कि उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थी उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और सारा पानी इधर उधर स्प्लैश हो जाता है। वहीं लिंक्डियन को कमजोर समझने वाले बच्चे हैरान रह जाते हैं उसका अपीयरेंस देखने के बाद। वो कहते हैं कि इसके पास स्वॉर्ड किंग बॉडी है, इसका मतलब लिंक्डियन भी कोई आम बंदा नहीं है, ये सच में स्वॉर्ड किंग है। और यहाँ पर लिंक्डियन ने भी अपने पावर का शो ऑफ करते हुए अपनी जबरदस्त एनर्जी रिलीज कर दी थी और उसका ऑरा भी अब काफी ज्यादा एनहांस हो चुका था। लिंक्डियन की पावर देखने के बाद लो किंग जो कि खुद अपने एनहांस लेवल पर पहुंचा हुआ है वो कहता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। वही लिंक्डियन अपने इरादे नहीं छुपाता। वो तो कहता है कि हम उस फॉलन माउंटेन में जब मिले थे तब भी मुझे तुम्हें मारने का दिल किया था तुम्हारी हरकतों की वजह से, पर अफसोस उस दिन मुझे मौका नहीं मिला और आज मिला है तो आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और ये सब सिर्फ मेरी सीनियर सिस्टर के लिए नहीं है। ये बोलते हुए वो अपने वेपन को वापस से मयान में रख देता है। लिंक्डियन ने यहाँ लो किंग से कहा था कि अपनी पूरी पावर यूज कर लो, जितना कर सकते हो। वो तो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था, तो वो तो हवा में जंप करते हुए आइस क्रिस्टल से अटैक करना थ्रो
कर देता है। वो अटैक क्रिस्टल्स काफी ज्यादा थे, जिनमें से एक से हिट होकर हमारा लिंक्डयान स्लाइड करते हुए पीछे हट जाता है, पर दूसरी बार वो इस हमले के लिए प्रिपेयर था। तो जैसे ही ये अटैक उसके पास आता है, वो अपनी स्वॉर्ड को घुमाकर इस अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका था। पर ये देखकर लुओ किंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इस वजह से वो अपने वाटर साइक्लोन को उसके ऊपर थ्रो कर देता है और हमारा लिंक्डयान उस साइकिल से घिर चुका था। इस बार उसकी डेंसिटी पहले से काफी ज्यादा थी, जिसका प्रेशर अरीना के बाहर मौजूद लोगों को भी फील हो रहा था। लिंक्डयान के चाहने वाले उसके लिए परेशान होने लग जाते हैं, लेकिन यहीं दूसरी तरफ लुओ किंग वो तो खुश हो रहा था, पर तभी उसके चेहरे से हंसी ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सर से सींग, क्योंकि हमारा हीरो उसके साइक्लोन के अंदर रहकर भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था और वो हल्के से अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है, जिसके स्लैश से ही वो सारा का सारा अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका था। और जब पानी स्प्लैश करके आसमान में बिखर जाता है, तो हमारा हीरो उसी के बीच में अपने पास मौजूद डिवाइन एनर्जी का यूज करके एक स्लैश थ्रो कर देता है। उसका स्वॉर्ड स्लैश आसमान में मौजूद पानी को बीच में से चीरता हुआ सीधा जाकर लुओ किंग को हिट हो गया था। लुओ किंग उस अटैक से हिट होने के बाद संभल भी नहीं पाता और वहीं दूसरी तरफ लिंक्डयान एक और स्लैश हल्के से थ्रो करता है, पर उसके लिए ये बहुत ज्यादा था, क्योंकि इस बार इस अटैक के टकराते ही वो बंदा बिल्कुल पानी की बौछार की तरह जमीन पर आ गया था, यानी कि उसका खेल तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म। उसे निपटाने के बाद हमारा हीरो भी स्वैग से अपने रियल फॉर्म में वापस आ जाता है। ये सारा नजारा सभी एल्डर्स ने अपनी आंखों से देखा था। वहीं अपने बेटे की मौत पर लुओ किंग के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वो खुद लिंक्डयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर वहाँ मौजूद सभी एल्डर्स जो भी लिंक्डयान को प्रोटेक्ट करने आए थे, वैसा थोड़ी ना होने दे सकते थे। इसलिए पांचों पीक्स के एल्डर काफी तेजी के साथ एक साथ उस बंदे पर हमला करते हैं और वो बंदा अकेले इन सभी अटैक्स को संभाल नहीं पाता और हिट होकर जमीन पर ढेर हो जाता है। उस बंदे को निपटाने के बाद एल्डर्स अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर जो भी जीतने का फैसला हुआ है वो सभी की आंखों के सामने हुआ है। अगर इसके बाद भी किसी ने लिंक्डयान पर गलत इल्जाम लगाने की कोशिश की और हमारे स्वॉर्ड गॉड को हानि पहुँचाने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया, तो इसके बाद यहाँ से उसकी लाश वापस जाएगी। पर लुओ किंग के मास्टर भी काफी ज्यादा भड़के हुए थे। वो कहते हैं कि लिंक्डयान, भले ही तुम ट्रू ड्रैगन रियाल्म पर पहुंच गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे टियान हाई स्टेट पर भी कब्जा करने की कोशिश करो। लिंक्डयान तो ये कहते हुए वहाँ से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर निकल जाता है कि मुझे करना भी नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंक्डयान वहाँ पर एल्डर्स और डिसाइपल्स को उसकी हेल्प करने आने के लिए शुक्रिया बोलने लगता है, क्योंकि अगर उनका फेवर नहीं मिलता तो लिंक्डयान के लिए इस तरीके से अपनी सीनियर सिस्टर को बचाना मुश्किल हो जाता। वो तो उनसे कहता है कि आपका ये सारा काम मुझ पर एहसान रहेगा, पर वो सभी एल्डर्स तो ये कहते हुए बात को टाल देते हैं कि स्वॉर्ड गॉड को प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है। बाकी के कोर डिसाइपल्स भी यही कह रहे थे कि आगे से अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो बस हमें याद कर लेना, और ये फेवर वेवर की कहने की कोई जरूरत नहीं। अब ये बोलने के बाद एल्डर्स उसे रेस्ट करने का कहकर वहाँ से चले गए थे, क्योंकि उनका काम हो चुका था। उन सभी के वहाँ से जाने के बाद लिंक्डयान यिंगशुए का स्वॉर्ड उसे वापस करते हुए उसे भी थैंक यू बोलने लगता है। लिंक्डयान ने स्वॉर्ड का कुछ ज्यादा ही अच्छे से इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए वो कहता है कि इसका टेम्परेचर राइज हो चुका है। उस स्वॉर्ड को वापस लेते हुए यिंगशुए कहती है कि लिंक्डयान, उस दिन तुमने स्टार पैलेस के बाहर मुझसे कहा था कि तुम किसी और को पसंद करते हो। उसके हामी भरने पर वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि जिसे तुम पसंद करते हो वो चूतोंग है। ये सुनकर तो वो दोनों ही जने एक साथ काफी बुरी तरीके से हैरान रह जाते हैं। चूतोंग को शर्माते हुए अपना मुंह फेर कर कहती है कि जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। पर दूसरी तरफ यिंगशुए को लगता है कि चूतोंग ऐसा शर्माने की वजह से कर रही है। वो कहती है कि तुम्हारी शादी लुओ किंग के साथ तय कर दी गई थी, पर तुम उस एंगेजमेंट को नहीं मानती और न ही उसके साथ शादी करना चाहती थी। इसका मतलब लिंक्डयान को लेकर तुम भी अपनी फीलिंग्स में कंफ्यूज हो। तुम्हें अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करना चाहिए, बल्कि ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम लिंक्डयान को पसंद करती हो। और वही वो लिंक्डयान से कहती है कि तुम्हें भी उसे इस तरीके से टालना नहीं चाहिए। तुमने साफ साफ शो कर दिया कि तुम उसे कितना पसंद करते हो, यहाँ पर उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अगर तुम उसे इतना ही पसंद करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसे बिग बॉस बनाने में और खुद को छोटा बॉस बनाने में। मतलब वो चाहती थी कि लिंक्डयान दोनों से शादी कर ले। बेचारा लिंक्डयान तो आंखें फाड़ फाड़ के बस उसकी बातें सुन रहा था कि ये लड़की कैसे इतना कुछ बोल सकती है। पर तभी चूतोंग लिंक्डयान के कंधे पर हाथ रखते हुए यिंगशुए से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इतना मत सोचो। लिंक्डयान और मैं एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बल्कि हमारे बीच में नॉर्मल सा रिश्ता है जो कि सीनियर सिस्टर और जूनियर ब्रदर का है। और लिंक्डयान ने जो तुमसे किसी और को पसंद करने की बात की होगी वो मेरे बारे में नहीं है, और मैंने जो कुछ भी कहा है लिंक्डयान भी वही मानता है ना लिंक्डयान। ये कहते हुए वो लिंक्डयान को देखने लगी थी और वो भी बड़े प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुराने लग जाता है, जैसे कि उसकी बात पर हामी भर रहा हो। और इसी प्यारे सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट में नो कंजूसी, हाँ, रेड ब्लैक ब्लू जिस भी कलर का हार्ट पसंद हो उस कलर का हार्ट सेंड कर देना। ओके, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो की तैयारी भी तो करनी है ना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।